भूल जाऊंगा। ओके, कल के लेक्चर में आपको ये इसका सॉल्यूशन नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं, हाँ, दिस सॉल्यूशन वाज सेंट नो इन यस्टरडेज लेक्चर। तो वहां पे एक इशू हो गया था, हमने 30,000 ही लिया था उसमें, है ना, 80,000 था, जबकि मैंने सॉल्यूशन करेक्ट उसको आपको भेजा था, मुझे बीबी नो आजरा सर, ने एट्टी इन्फॉर्म किया, थाउजेंड के लिए। बिकॉज दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी ना। यस यस सर। सर, हाँ, मैंने बोला 80,000 था, बट 80,000 के लिखा लिए। था, हाँ 80,000 है ना आपके 80,000 के क्वेश्चन लिए। में, 80,000 तो है, देखो, यस 50 + 30। इंटरेस्ट के केस में दोनों लेते हैं ना, पेड भी लेते हैं, आउटस्टैंडिंग भी लेते हैं, तो पेड इज 50 और आउटस्टैंडिंग इज 30, तो टोटल 80 है। ठीक है, दिखा क्या? यस सर, मैं भी वही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, 30 गलती से पहले मैंने ले लिया था, शायद मेरे को बाद में उसने कंफर्म किया था, बीबी आजरा ने कंफर्म किया था, देन मैंने उसमें इसमें करेक्शन कर लिया, बट बोलने के टाइम पे मैंने 80 ही बोला था, बट उसको टाइप करने के टाइम पे वो 30 ही हुआ था वो। ठीक है, तो ध्यान देना है इस चीज के ऊपर। यहाँ पे भी हम लोग ने 2 लाख ले लेना है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 2 लाख से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये भी ध्यान देना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्ट, एकदम ध्यान से सर एक डाउट है सर। बोलो। सर अगर 2 लाख से ज्यादा लिए तो क्या होगा? नहीं ले सकते ना, मैक्सिमम लिमिट ही 2 लाख है उसकी। अगर यहाँ पे 2,20,000 होता तो आप थोड़ा ना ले सकते थे, मैक्सिमम 2 लाख ही है। ठीक है, और वो 2 लाख भी क्यों है, वो भी दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, अदरवाइज 30,000 ही है। ठीक है, सो मैंने आपको 3 चीजें मैंने लिखवा के दे दी थी। एक तो अगर आपका इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, पहले तो एलओपी और डीएलओपी के लिए मत सोचो, जितना है वो ले लो, अनलिमिटेड ले सकते हो। एसओपी के लिए अगर आपका इंटरेस्ट लिमिट 30,000 से नीचे है, ठीक है, 30,000 से नीचे है तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आप ले लो, 30,000 से नीचे आप ले सकते हैं। 30,000 के ऊपर है, ठीक है, तो आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हुई है या नहीं। तो आप 30,000 से ऊपर कितना भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख ही ले पाएंगे, फिर भी 2 लाख के ऊपर आप कभी क्लेम नहीं कर सकते सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। क्लियर है ये चीज? तो अगर ये आप लोग समझ लेंगे तो आप इंटरेस्ट का जो एसओपी का जो है प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई थिंक इसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन आपके साथ में शेयर नहीं किया, ये क्वेश्चन है आपका, मिस्टर अजय इज पार्शियली डिसेबल, उसको छोड़ दो, ही गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। ठीक है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, जबकि एसओपी का मिसिंग होता है एक्चुअल रेंट, मैंने भी आपको बताया है। लेट आउट है 60,000 का, तो ये 60,000 आप ले लेंगे। इसमें फेयर रेंट भी दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी दिया है, मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारे लिए। ठीक है, जीएवी हम लोग इससे इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पेड बाय ओनर ही है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन दिया है, लोन टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तो ये करेक्टली दिया है कि 1 अप्रैल 1999 के बाद इन्होंने लोन लिया है, बट लिया बताया नहीं है कि किसका, इसका पर्पस क्या था। ठीक है, वैसे हाउसिंग लोन जो होते हैं वो एक्चुअली आपके परचेस या फिर एक्विजिशन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि आपने रिपेयर के लिए लिया था, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, मॉडिफिकेशन के लिए लिया था, बट एक चीज क्लियर है कि लोन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 लिया है आपने। मुझे बताओ क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में? एलओपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेट आउट की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, लेट आउट में तो सब चल जाता है। ठीक है, व्हाट अबाउट एसओपी? एसओपी का इंटरेस्ट आप देखो 40,000 है, कैन वी टेक 40,000? बताओ। नो सर, क्यों? क्यों? क्योंकि didn't satisfy the कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई? कंस्ट्रक्शन एंड परचेजिंग। कहां पे ऐसा लिखा है कि कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं था या फिर परचेज के लिए नहीं था? इज इट मेंशन? सर हियर इट इज नॉट मेंशन। हाँ, मतलब इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है ना, यही बोलना चाह रहे हो आप? और मैंने क्या बताया था, इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है तो क्या करना है? एज्यूम करना। एज्यूम कर रहे हैं, एंड वॉट एवर यू अज्यूम बेस्ड ऑन दैट आप क्या करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे। सो मैं अगर यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि लोन अगर 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया था,
तो हो सकता है कि लोन कंस्ट्रक्शन और परचेज के लिए रहा होगा, बराबर ना। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इसको पूरा लेकिन का अगर पूरा नहीं ले रहा सकते। होगा तो फिर क्या करेंगे? नहीं रहा होगा तो आप 30,000 ले पाएंगे। ठीक है, नहीं सर, तो अगर वो झूठ बोल दिया। झूठ बोल दिया मतलब, अभी झूठ और सच का तो नहीं बोल सकते हम लोग। वैसे हाउसिंग लोन जो होते हैं, व्हेनेवर यू हियर अबाउट हाउसिंग लोन जो नॉर्मली होते हैं, इट इज फॉर परचेज ओनली, परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली एजम्पशन की भी जरूरत नहीं है, बट एज्यूम हमेशा यही करना है आपको, हमेशा नहीं, आप केस टू केस बेसिस पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे रिपेयर भी हुआ है 5,000 का, है ना, तो हो सकता है कि रिपेयर के लिए भी लिया हो, लेकिन हम लोग को उतने उसमें नहीं जाना है। हम लोग इंटरेस्ट जब देखते हैं तो इंटरेस्ट देखने के बाद हम लोग ये चेक करते हैं कि वो इसके दो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, और नहीं है तो फिर हम लोग उसके ऊपर जाते हैं। नहीं तो नहीं दिया है यहाँ पे कहीं पे भी कि नहीं है करके, तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये लोन जो है वो परचेज या एक्विजिशन के लिए है, देन वी कैन टेक 40,000, बट वो एजम्पशन जो है वो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एनी डाउट? तो ऑन द नो बेसिस सर। ऑफ एजम्पशन हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसके साथ में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो मेरे पास इसका सॉल्यूशन पहले से है कुछ, तो हाउस प्रॉपर्टी, हाँ है। चलो, सो वी हैव दिस सॉल्यूशन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। ठीक है, ओके, सो ये मैं यहां से निकाल देता हूं इसको। वी हैव टू प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज को डिवाइड कर देते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, और प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हाउस 2, तो मैं हाउस 2 के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप हाउस 1 के साथ में भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाउस 2 मतलब कैलकुलेशन तो हाउस 2 में ही रहेगा, बाकी तो एसओपी का इतना कोई कैलकुलेशन होता नहीं है, बट इंपॉर्टेंट तो वो भी है। ठीक है, हाउस 2 इज एलओपी। ओके, फेयर रेंट दिया है, एनुअल उसका फेयर रेंट हम लोग को चाहिए, फेयर रेंट पर एनम है भी। ठीक है, तो 5 लाख ले लिया। ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू भी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 4,90,000। आरएलवी क्या होगा, आरएलवी क्या होगा, 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, तो ये आपका आरएलवी होगा, दोनों में का, दोनों का हायर। एक्चुअल रेंट देखते हैं, एक्चुअल रेंट इज 60,000 पर मंथ, so it is 60,000 per month, 60,000 into 12, 7,20,000. 7,20,000। 7,20,000. ओके, नाउ टेल मी जीएवी कितना होगा आपका, 7,20,000. 7,20,000 है, 5 लाख और 7,20,000 विच एवर इज हायर, तो आपका 7,20,000 आता है। ठीक है, इसको कहीं पे प्लेस करना चाहिए। ओके, हो गया, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इसमें से माइनस कर देंगे, तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो है वो 25,000 है, तो एनएवी कितना आएगा, 7,20,000 माइनस 6,95,000 बराबर, ये आपका हो गया एनएवी। एनएवी के बाद दो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, एक तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 30% ऑफ एनएवी, दैट विल बी इक्वल टू 2,08,500, एंड इंटरेस्ट जो है वो अनलिमिटेड हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है इसका 6,000 20,000 ही है,
तो वो हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब मालूम करना है हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो 6,95,000 में से ये दोनों आप माइनस कर देंगे। यस, द आंसर इज 4,80,500। करेक्ट है बीबी हाजरा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 है ना, हाउस 2 से आपका इनकम हुआ है। पूजा बराबर है, करेक्ट। ठीक है, नाउ योर हाउस वन इज एसओपी, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसका कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? एनएवी। इसका कैलकुलेशन एनएवी से स्टार्ट होगा, बराबर। एन एनएवी इज इक्वल टू आपका नील, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बोला था, 30%। एक क्वेश्चन पूछा था एक ईयर में, यूनिवर्सिटी पेपर में पूछा था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, एंड आई होप कि आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे उसके अंदर। ट्रू एंड फॉल्स में क्वेश्चन पूछा था कि जीएवी ऑफ एसओपी इज ऑलवेज इक्वल टू नील। क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट? ट्रू है सर। ट्रू है, True, sir. ट्रू है क्या? ट्रू है सर। यस Okay. सर। Yes, sir. हाँ, मैं भी यही सोच के मैंने इसको ट्रू ही मान लिया था। तुम लोग भी मेरे ही बच्चे हो एकदम एक जैसे, लेकिन आंसर इज रॉन्ग, आंसर फॉल्स था। बताओ क्यों? NAV is equal हाँ, to उसका nil. एक्चुअल उनको आंसर जो एक्सपेक्टेड था, वो आंसर था एनएवी इज इक्वल टू नील होना चाहिए। ठीक है, सो दे वर एक्सपेक्टिंग दिस। एसओपी जो है वो आपका, एनएवी जो होना चाहिए एसओपी का, वो इक्वल टू नील होता है, जीएवी तो होता ही नहीं। एसओपी का जीएवी हो ही नहीं सकता पहली बार। ठीक है, तो वो नील और बाकी का वो Yes. एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मेरा कंसर्न ये था कि नहीं होता है तो भी तो नील ही होता है। ठीक है, तो लाइक तुम लोग ने भी जैसे आंसर दिया, मेरा भी वैसे ही एक्सपेक्टेशन था वहां पे, बट दे वर एक्सपेक्टिंग कि एनएवी इज इक्वल टू नील होना चाहिए, और एक्चुअल आंसर वही है। ट्रू इज जी, एनएवी इज इक्वल टू नील। अगर जीएवी आया तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सिर्फ इंटरेस्ट की मिलती है, एंड ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि द पर्सन इज सेटिस्फाइंग ऑल द इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, इज 40,000। assuming that it is for कंस्ट्रक्शन और परचेस। ठीक है, ऑन द अदर वे राउंड आप इसको रिपेयर भी एज्यूम कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आई थिंक यूनिवर्सिटी को थोड़े से अवॉइड कर लेने चाहिए। ठीक है, क्यों पता है ना, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, तो इट इज नॉट गुड। यहाँ तो इनकम हो नहीं सकता बिकॉज ये एसओपी है, तो इट इज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1। कितना लॉस आएगा आपको प्रॉपर्टी 1 से? प्रॉपर्टी 1 से लॉस कितना आएगा? 40,000 का आएगा। ठीक है, ओके। नाउ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे लेंगे, इसको बंद करूं, इसको बंद किया तो आपको पूरा दिखेगा स्क्रीन। हाँ, प्रॉपर्टी 2 से था 4,80,500, और यहाँ पर माइनस में था 40,000। द आंसर इज 4,00,000
40,500। 500। ठीक है। ओके, एक चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का आंसर यहाँ पर बाहर लिखा है, बाकी मैंने सब चीज के लिए इनर कॉलम ही यूज किया है। इसमें कोई खास लॉजिक तो नहीं है, आप आउटर कॉलम के साथ में भी कर सकते थे काफी सारी चीजें, जैसे इसको एटलीस्ट आउटर कॉलम में निकाल सकते थे, जैसे कि ये फाइनल आंसर जो था आपका, ये यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये आप आउटर कॉलम में निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने ऐसे क्यों किया है, बिकॉज आपके क्वेश्चन में मल्टीपल हेड्स होते हैं, मतलब ये क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो ये डिसेबल था ना, इसमें आगे भी काफी सारी कैलकुलेशन होनी थी, मैंने नीचे से गायब किया हुआ है अदर सोर्सेस, मतलब दो तीन चीजें और नीचे मिलने वाली थी आपको अदर सोर्सेस में। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, हाउस प्रॉपर्टी मेन हेड होता है इसमें, तो बाकी के जो छोटे छोटे क्वेश्चन नीचे पूछे जाते हैं उसके साथ में भी अदर सोर्सेस के हैं। ठीक है, उसको भी ऐड कर लेना था इसके अंदर, और फाइनली उसकी डिसेबिलिटी की उसको डिडक्शन मिलती है और तुम लोग उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मिसिंग रहता है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी ही अब तक हम लोग ने किया है, तो वही हम लोग कंप्लीट कर सकते थे, बाकी कुछ नहीं है ना। बाकी जो है वो हम लोग को आगे अदर सोर्सेज जब आएगा तो वापस से आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स तो आपको रिपीट होंगे वापस से ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इट इज इनकम फ्रॉम, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम लिखी। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में इससे थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी लिखेंगे। ठीक है, अब आपकी जिंदगी में टैक्स कभी जाएगा नहीं, मतलब चारों सेमेस्टर में है आपको टैक्स 13.33, और अब हर सेमेस्टर में आप झेलेंगे टैक्स को। ओके, ओके, सो दिस इज सेंट। अभी मैंने हाउस प्रॉपर्टी का कुछ भेजा है नोट्स, क्या मैंने आपको नहीं भेजा है? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का नहीं भेजा है। इनकम फ्रॉम सैलरी का मैं प्रिपेयर कर रहा था, विच इज ऑलमोस्ट डन, मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इनकम फ्रॉम सैलरी का नोट्स। मुझे कुछ कुछ चीज़ों के आंसर मिले नहीं है, मे भी शायद मैंने आपको दिया नहीं है आंसर, मैंने होमवर्क दिया होगा आपको, इसलिए मुझे ग्रुप से उसके सॉल्यूशंस नहीं मिले। तो अब उसमें या तो मैं क्वेश्चन को ऐसे ही भेज दूं, या फिर आप मुझे सॉल्यूशन भेजेंगे और मैं फिर उसको कंप्लीट करके आपको भेजूं पूरी इनकम फ्रॉम सैलरी का पूरा नोट्स A to Z जितना है मैंने सब बना दिया है, सिर्फ कुछ क्वेश्चन के आंसर मुझे मिले नहीं, तो उसके लिए क्या करना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं। बहुत स्लो चल रहा है ये वेबसाइट। टिल देन आप अटेंडेंस दे दो, कुछ लोगों को जाना होता है अटेंडेंस दे के भी। TYSY बैक। सो अटेंडेंस लिंक जो है आपका, वो आपको चैट बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, चेक इट। अटेंडेंस लिंक जो है वो आपका चैट बॉक्स में है। अब ये भी चलने लगा आपका, तो डायरेक्ट टैक्स अब तक के कोई भी डाउट है आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप पूछ लो, GAV फाइंड आउट करना इम्पोर्टेंट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत स्लो है, बहुत स्लो है।
ओके, ये सब मुझे आपको देना बाकी है, मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है इस सब चीज का, ये सब है पेंडिंग। मेरे एंड से इस चैप्टर में एक चीज बच जाती है और वो है आपका प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का है। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन के केस में आता है। वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है पढ़ना, और बाकी ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बहुत ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं होती है। इसके बाद बिजनेस भी आएगा, देयर ऑल्सो यू विल फाइंड के बहुत जल्दी वो भी। इनकम फ्रॉम सैलरी थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद चीजें जो होती है इट इज सिंपल ओनली। बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा। मिस्टर केवल is owner of the house property, house in Thane. Rateable value of this house is ascertained at rupees 36,000. ठीक है, तो उसकी रेटेबल वैल्यू मतलब म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू उसकी कितनी है, 36,000 है। ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, तो उसके पास म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड है 6,000, इंटरेस्ट जो है वो 2,88,000 है। ठीक है, नाउ he borrowed the funds from HDFC for the purpose of construction of this house. The house is occupied by Mr. Keval for his own residence. कौन सी प्रॉपर्टी है? और एसओपी है, और एसओपी में सिर्फ एक ही चीज का प्रॉब्लम है, आपको भी पता है अच्छे से कि एसओपी में सिर्फ क्या आता है, एनएवी इज इक्वल टू नील हो जाता है उसका, है ना, उसकी एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू नील होती है, और सिर्फ इंटरेस्ट का ही पंगा है। और तो म्यूनिसिपल टैक्सेस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, उसकी रेटेबल वैल्यू का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ले सकते हैं क्या, उसका लेना देना। वैसे हम लोग इंटरेस्ट 2,88,000 तो ले ही नहीं सकते, ले सकते हैं क्या? ये एसओपी है, और एसओपी में मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 2 लाख। और वो 2 लाख भी क्लेम करने के लिए इसको क्या करना, हाँ, ये 2 लाख भी क्लेम करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कुछ कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, कौन सी दो कंडीशन है? एक तो उसने सेटिस्फाई कर दिया है कि लोन का पर्पस उसने दे दिया है कि क्या है, कंस्ट्रक्शन है। दूसरा, 2 बार एज्यूम करना है, 2 चीजें एज्यूम करना है। एक तो प्रायर टू 1 अप्रैल ये 1999 होना चाहिए। लेट मी सी अगर इन्होंने डेट चेंज ही कर दिया है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं 2000 देख रहा हूँ, वो 2000 है या 1999 है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, 2 कंडीशन, हाँ बराबर, 1 अप्रैल 1999 तो है। ये क्वेश्चन में क्यों फिर कंफ्यूज करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, दिस इज नॉट 2000, दिस इज 1999। ठीक है, चलो, नाउ टेल मी, 2 केसेस आपको एज्यूम करने, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार सॉल्व होगा। पहले में आपको ये एज्यूम करना है कि लोन इज टेकन प्रायर टू 1 अप्रैल 1999, और दूसरा आपको एज्यूम करना है कि लोन आपने 1 अप्रैल 2002 को लिया है, मतलब आफ्टर 1 अप्रैल 1999। मुझे बताओ कि कहां पे आप लेंगे 30,000, कहां पे आप लेंगे 2 लाख? 2,88,000 कहीं पे नहीं ले सकते, पहली चीज है ना, मैक्सिमम इज 2 लाख ओनली। बोलो सर, ए कंडीशन में 30,000, बी कंडीशन में 2 लाख। बराबर ना, सेकंड वन 2 लाख, करेक्ट है ना। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जो लोन लेना था आपको आफ्टर 1 अप्रैल 1999, ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, जबकि पर्पस कंस्ट्रक्शन था, बट दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। तो देखो इन्होंने कितना लिया है, फर्स्ट वाले में 30,000 लिया है ना, नील, और आंसर आया लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000। दूसरे वाले केस में आपने 2 लाख लिया है, 2,88,000 आप तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है, एसओपी के केस में मैक्सिमम इज दैट ओनली।
आई थिंक हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन जो आने वाला है वो हमने सॉल्व कर लिया है ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व किया था वो यही था। आ जा भाई, है ना। लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया है ऑलरेडी। यस और नो? Yes, sir. फर्स्ट Yes, sir. जब मैंने एक्सप्लेनेशन लिया था आपको तब ये क्वेश्चन आपको भेज के सॉल्व करवाया था। Yes, sir. ये आप सॉल्व करेंगे। ये है आपका एसओपी यहाँ पर, है ना, यही है ना। द हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय हिमसेल्फ, मतलब ये सेल्फ एसओपी है। जबकि इसका इंटरेस्ट था 36,000। ही बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रायर टू 1 अप्रैल 1999। ठीक है, बताओ आप क्या लेंगे? इसमें क्या लिया था हमने? 30,000. 30,000. हमने भी 30,000 ही लिया होगा, 30,000. है ना, क्योंकि प्रायर नहीं चाहिए, आफ्टर चाहिए। तो दे हैव सॉल्व्ड इट विथ 30,000 ओनली, नो प्रॉब्लम। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक टाइम भी 6 मिनट्स ही बाकी है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रुको, मुझे थोड़ा क्वेश्चन बना लेने दो। क्वेश्चन एक जगह दिखेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये दो दो पार्ट में रहेगा तो मुझे आगे पीछे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, और ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो ये भी ले लेते हैं और ये मैं आपको भेजता हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको इससे पूछने भी वाला हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और मैं इसको स्निप करके आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। ऑल्दो आपको ये क्वेश्चन कभी आया ना हो, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। देखो क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर शेखर हैज ऑक्यूपाइड 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पस। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? शांति भुवन एंड गणेश भुवन। SOP, sir. दोनों एसओपी है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियरली लिखा है मिस्टर शेखर हैज ऑक्यूपाइड 2 हाउस फॉर हिज ओन रेसिडेंशियल पर्पस। ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी उसने खुद ने ही रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया है ना। अलाउड है क्या? बोलो। ऐसे तो बोलेगा मेरे पास 5 प्रॉपर्टी है, पांचों एसओपी है, किसी पे टैक्स मत लो, चलेगा क्या? No. No, sir. हाँ, तो इसमें से एक एसओपी रहेगी। कौन बताएगा मुझे कि दूसरी प्रॉपर्टी जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? एक एसओपी रहेगी, दूसरी Deemed be left. यस एलओपी नहीं होगी। कौन सी होगी? डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, है ना। डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगी। एलओपी कैसे हो सकती है बेटा? एलओपी होने के लिए उसको तो रेंट पे होना चाहिए था। वेरी गुड, बीबी हाजरा ने भी यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है, तो इट विल बी डीएलओपी, हाँ, या डीएलओ एचपी भी बोल सकते हो आप। प्रॉपर्टी बोलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो कौन सी होगी? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, तो मतलब आप कौन सी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे एंड व्हाट इज द रीजन। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन जाता ही नहीं इसका। ठीक है, आपको फर्स्ट पार्ट में डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी जो है, कौन सी प्रॉपर्टी को मैं एसओपी करूं और कौन सी प्रॉपर्टी को मैं एलओपी करूं, सॉरी डीएलओपी करूं। शांति भुवन एज एसओपी, वो बोल रही शांति भुवन को एसओपी कर दो सर। व्हाट इज द Sir, रीजन? Ganesh Bhuvan. गणेश भुवन को Ganesh एसओपी कर दो। Bhuvan. क्यों ऐसे? Yes. आप एसएससी No, sir. हो, वो deemed to देखो। be. अच्छा, Sir, Ganesh गणेश Bhuvan भुवन को को deemed डीम टू to बी be लेट let आउट। out. व्हाट इज द DLOP. रीजन? Sir, Shanti Bhavan को deemed to be let out. शांति भवन को कर दें, चलो
मुझे रीजन बताओ, ऐसे ही मत बोलो। मैंने आपको असेसी बना दिया है, मतलब आप प्रॉपर्टी के ओनर हो। सी, असेसी के पास ऑप्शन होता है, इट इज द ऑप्शन ऑफ द असेसी, नॉट द ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, ऑप्शन असेसी के पास है, वो किसी एक को एसओपी और किसी एक को डीएलओपी ट्रीट करेगा। जब बोलो, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है बेटा एक। हाँ बोलो बोलो वो बोलो। शांतिवन को एसओपी ट्रीट करेगा। एसओपी ट्रीट करेगा। व्हाट इज द रीजन? मुझे रीजन उसका चाहिए। फेयर रेंट ज्यादा है। अच्छा, फेयर वैल्यू ज्यादा है। वेरी वेरी हाँ। गुड, बिकॉज नो नीड टू चेक इंटरेस्ट। अरे बाप रे, बहुत आगे का बोला उन्होंने। हाँ बोलो, फेयर वैल्यू ज्यादा है, और उससे क्या होगा फेयर वैल्यू ज्यादा होने से? देन सर फायर वैल्यू ज्यादा है तो फिर उसको उसके ऊपर वो ज्यादा भरना पड़ेगा ना हाँ। टैक्स, तो इसकी वजह से वो सेकंड वाला को डीम टू बी लेट आउट वो करेगा डिक्लेयर। निधि, आई मस्ट टेल यू, यू आर वेरी स्मार्ट। अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं है ये चीज तो, लेकिन नहीं सर कहाँ पढ़ा है। हाँ नहीं मतलब इस लेवल, मतलब ये एक चीज है जहां पर आपको दिमाग, मतलब मैंने तो पढ़ाया नहीं है, नहीं भी पता था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इससे, लेकिन मैं खुद जानना चाह रहा था कि एक असेसी जो है वो कभी भी अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने को ट्राई करता है। एक असेसी जो है वो कभी भी अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करने को ट्राई करेगा। आप भी हैं, आप अपना इनकम रिड्यूस करने को चाहेंगे, तो रिड्यूस कैसे होगा? अगर मैं शांति भुवन को एसओपी ट्रीट कर दूं, ठीक है, तो इसकी एनुअल वैल्यू 0 हो जाएगी और इसके ऊपर मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, कि इसकी एनुअल वैल्यू 0 है। यहां पे आप चेक करो, अगर यहाँ पे टैक्स पे भी करना पड़ा मुझे तो कम पे करना पड़ेगा, है ना। इसको डीएलओपी डिक्लेयर किया, इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर टैक्स पे करना है आपको। ठीक है, तो कहां पे आपको टैक्स ज्यादा पे करना है? यहाँ पे टैक्स ज्यादा पे करना है, इसको एसओपी कर दो, इसका एनएवी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका एसओपी जो है, यहाँ पर आपका डीएलओपी रहेगा, तो आपको टैक्स लाइबिलिटी कम रहेगी। ठीक है, तो किसको आप हमेशा एसओपी डिक्लेयर करते हैं? जिसकी एनुअल वैल्यू ज्यादा है, ताकि आप अपना टैक्स बचा सकें। ठीक है, तो बाकी इसमें कुछ नहीं था। अब ये डिक्लेयर हो गया है कि ये एसओपी है और ये डीएलओपी है। बेटा कैलकुलेशन वैसे ही होगा जैसे आप करते थे